निर्बंध नरेंद्र कोहली, महास्मर 8। ये पुस्तक महाभारत के महान भारतीय महाकाव्य पर आधारित है। महास्मर भाग 7 प्रत्यक्ष में वर्णित था कि चूंकि कौरव पासे के खेल में जीते गए पांडवों के राज्य को वापस करने के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष अपने मित्र राजाओं को बुलाते हैं, युद्ध के नियम तय करते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। धृतराष्ट्र कृष्ण से पूछते हैं कि अपनी अंधता में वे प्रगति को कैसे जान सकते हैं। कृष्ण उनके रथ चालक और सलाहकार संजय को बेहतर दृष्टि प्रदान करते हैं। आगे का वर्णन धृतराष्ट्र के प्रश्नों और संजय के उत्तरों के रूप में है। योद्धा और उनकी सेनाएं राज्य, जनजाति, प्रांत के रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होती है। सेना विभिन्न आक्रमण संरचनाओं में खड़ी होती है। सबसे पहले कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के सामने लाते हैं और मामलों को सुलझाने के प्रस्ताव के साथ दुर्योधन के पास जाते हैं, लेकिन दुर्योधन सुई के आकार की भूमि भी देने से इनकार कर देता है। कृष्ण लौटते हैं और अर्जुन को देखते हैं, जो अपने सभी निकट और प्रियजनों को अपने सामने देखकर हैरान है कि आखिर युद्ध क्यों करना चाहिए। राज्य और धन प्राप्त करने के लिए उसे अपने सभी रिश्तेदारों को क्यों मारना चाहिए, जिनके साथ वो बड़ा हुआ है और अपने बढ़ते वर्षों को साझा किया है। कृष्ण जीवन और मृत्यु, सही और कर्तव्य, युद्ध और शांति की व्याख्या करते हैं और परिणाम की चिंता किए बिना एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहते हैं। अर्जुन लड़ने के लिए सहमत हो जाता है। कृष्ण अपना शंखनाद 5 जन्य बजाते हैं। कौरव सेना की ओर से भीष्म अपना शंख बजाते हैं और अन्य लोग भी बजाते हैं। अर्जुन अपना शंख देवदत्त बजाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। भीष्म सेनापति ने सेना की संरचनाओं की योजना बनाई और पांडव सेना के एक बड़े हिस्से को मार गिराने में सक्षम रहे। मत्स्य नरेश राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर पहले दिन मद्र नरेश द्वारा मारे जाते हैं। दूसरे दिन भीष्म उग्र रूप में होते हैं। अर्जुन उनका सामना करते हैं और महसूस करते हैं कि वे सक्षम योद्धा है। भीष्म अपना रथ भीम की ओर मोड़ते हैं। इस बीच सात्यकी भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू करते हैं। उनका तीर भीष्म के रथ चालक को लगता है। रथ बिना सवार के भटक जाता है। शाम तक दोनों सेनापति अपना शंख बजाते हैं और दिन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। तीसरे दिन पांडवों ने एक प्रभावी गरुड़ सेना संरचना की योजना बनाई है और कौरव अर्धचंद्र संरचना सेना पर दबाव बनाते हैं। भीष्म अर्जुन से लड़ते हैं और कृष्ण अपने रथ को इस तरह से चलाने में सक्षम होते हैं कि तीर बगल से निकल जाते हैं। भीम अपने धनुष से दुर्योधन को मारने में सक्षम होते हैं। दुर्योधन गिर जाता है और उसका रथ चालक उसे वापस उसके शिविर में ले जाता है। उसके युद्ध छोड़ने से कौरवों का मनोबल गिर जाता है। रात में दुर्योधन भीष्म से मिलता है और उनसे युद्ध को निर्णायक बनाने का अनुरोध करता है। भीष्म सहमत होते हैं, लेकिन कहते हैं कि पांडव अजेय है। चौथे दिन भीम कौरव भाइयों में से 6 को मारने में सक्षम होते हैं। 5वें, 6ठे और 7वें दिन भीष्म सेना की संरचनाओं की योजना बनाते हैं और पांडव सेना को मारने में सक्षम होते हैं। पांडव शिविर से प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं होता है। भीम 8 से 10 कौरव भाइयों को मारने में सक्षम होते हैं। भीम और दुर्योधन गदा से लड़ते हैं, लेकिन दोनों बराबर होते हैं और कोई परिणाम नहीं निकलता है। 8वें दिन अर्जुन का अपनी पत्नी उलूपी से पुत्र इरावन मारा जाता है। पांडवों की संरचना कौरव सेना पर प्रभावी होती है। भीष्म पांडव सेना पर कहर बरपाते हैं। शाम को दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से मिलता है और अपनी निराशा व्यक्त करता है। कर्ण सूचित करता है कि भीष्म के बाद जब उसे सेनापति का ताज पहनाया जाएगा तो वो अपने हथियारों का उपयोग करेगा और युद्ध समाप्त कर देगा। दुर्योधन भीष्म से मिलता है और सूचित करता है कि उसे लगता है कि भीष्म पांडवों को नहीं मारेंगे। वो कर्ण को सेनापति घोषित कर सकते हैं। भीष्म कहते हैं कि एक योद्धा को लड़ना होता है। कर्ण के बारे में भीष्म दुर्योधन को सूचित करते हैं कि कर्ण मत्स्य राजा के साथ युद्ध में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था, जहां अर्जुन विपरीत पक्ष में थे। 9वें दिन भीष्म ने अर्जुन का तीरों से सामना किया। तीर सभी आकार के छोटे और बड़े थे। उन्होंने अर्जुन की उंगलियों और शरीर के हिस्सों पर वार किया। उन्होंने कृष्ण को भी मारा और उनके रथ को तोड़ दिया। कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और युद्ध शुरू करने की कोशिश की। भीष्म ने दिन के लिए युद्ध रोक दिया। शाम को
युधिष्ठिर ने शिविर में अगले दिन के लिए प्रस्ताव पूछे। कृष्ण ने सुझाव दिया कि द्रौपदी अगले दिन सुबह भीष्म से आशीर्वाद लेने और ये पूछने के लिए मिले कि उन्हें कैसे मारा जाएगा। वे भीष्म से मिले। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और सूचित किया कि यदि शिखंडी को अर्जुन के रथ में बैठाया जाता है तो वो उससे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो आंशिक रूप से महिला है। अर्जुन उस पर अपने धनुष और तीरों का उपयोग कर सकते हैं। 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के रथ पर बैठता है। भीष्म तीरों का उपयोग करके जवाबी कार्रवाई नहीं करते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने मजबूत तीरों से भीष्म के शरीर को छेदने में सक्षम होते हैं। उनके शरीर के सभी हिस्सों को तीरों से छेद दिया जाता है, जब तक कि वे तीर शाफ्ट पर गिर नहीं जाते जो जमीन को छूते हैं। युद्ध रोक दिया जाता है। भीष्म कहते हैं कि उनका सिर लटका हुआ है और आराम करने के लिए तकिए की जरूरत है। अर्जुन उनके सिर को 3 तीरों से छेदते हैं। 11वें दिन द्रोणाचार्य को सेनापति घोषित किया जाता है और कर्ण, जो युद्ध के मैदान में नहीं थे, भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। द्रोण योजना बनाते हैं कि राजा त्रिगर्त अर्जुन को चुनौती देंगे और उसे युद्ध से दूर ले जाएंगे, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। पांडव भी द्रोणाचार्य से सुरक्षित रहते हैं। ये पुस्तक पढ़ने योग्य है। इसे लोकप्रियता के लिए और भारतीय जीवन शैली और दर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया जाना चाहिए।